गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन सेल बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, इन सब का अपन इस सेल बायोलॉजी वाले थर्ड पेपर में अध्ययन करेंगे। कोशिका विज्ञान आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। हमारे स्वास्थ्य से संबंधित सारी जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर होती है। श्वसन, पोषण, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी जो क्रियाएं हैं हमारी बॉडी में वो कोशिका के द्वारा ही की जाती है। तो सर्वप्रथम अपन कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत सन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट एम.जे. स्लाइडन ने पौधों के लिए तथा सन 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट का मतलब जूलॉजी का साइंटिस्ट था ये, और बॉटनिस्ट का मतलब वनस्पति विज्ञान का साइंटिस्ट था। तो जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने जंतुओं के लिए स्थापित किया था। इनके अनुसार कोशिका जीवों की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, अर्थात प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाएं जैविक क्रियाएं या मेटाबॉलिक क्रियाओं की इकाई को प्रदर्शित करती हैं। मेटाबॉलिक क्रियाओं में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, पदार्थों का बनना और उनका विघटन, टूटना, ये मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के अंतर्गत आता है। कोशिकाएं आनुवंशिक इकाई होती हैं। कोशिकाओं में जो हमारी जनन कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु, ठीक है, टेस्टिज और ओवरीज, ये हमारी आनुवंशिक इकाइयाँ हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, अर्थात प्रत्येक नई कोशिका पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन से ही बनती है। अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। वो विभाजन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। जनन में अपन जैसे डिवाइड करें तो लैंगिक जनन में पहले समसूत्री विभाजन होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जो अलैंगिक जनन जिसमें बडिंग है, मुकुलन है, विखंडन है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n की 2n ही होती है। वो अगुणित मतलब n संख्या में परिवर्तित नहीं होते हैं। किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रियाएं उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं के कारण ही होती है। अर्थात जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी कोशिका के अंतर्गत होती हैं, और कोशिकाओं में जब ये क्रियाएं होती हैं तो परिणाम स्वरूप जीवों का शरीर भी उस क्रियाओं को बाह्य रूप में प्रदर्शित करता है। अब अपन वायरसेस एंड वायरॉइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। वायरस को जैविक एवं अजैविक के बीच की संभावित कड़ी कहा जाता है। वायरसेस एक ऐसी जैविक कड़ी है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आती है, अर्थात जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर होती है तो ये जैविक क्रिया प्रदर्शित करती है, और होस्ट के बाहर निकलने पर एनवायरनमेंट में या किसी डेड सरफेस पर ये उपस्थित होती है तो वहाँ पर ये अजैविक रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। अभी कोविड-19 जो चल रहा है अपना कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस आज के समय का बहुत ही मतलब डेथ रेट को बढ़ाने वाला या कहें अनकंट्रोल्ड वायरस है, और ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है, लंग्स पे इफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेशन को डिक्रीज करता हुआ ब्लॉक कर देता है। तो सबसे मेन अभी लेटेस्ट का अपन कोविड-19 वायरस का उदाहरण ले सकते हैं। यह जब एनवायरनमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, ड्रॉपलेट्स के रूप में जब रहता है तो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, लेकिन वो ड्रॉपलेट जैसे ही ह्यूमन बींग्स के संपर्क में आती हैं तो हमारी कोशिका
के संपर्क में आते ही ये अपनी अजैविक क्रिया से जैविक क्रियाओं में बदलाव लाता है और वहाँ पर ये हमारी कोशिकाओं द्वारा बनाए गए भोजन को ही यूज करके अपना द्विगुणन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, जनन करता है। और यह जनन इतनी तीव्र गति से होता है कि करोड़ों की संख्या ये विदिन 24 आवर्स में ही अपनी बना लेता है। तो वायरसेज ये ऐसे घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनका अणुभार बहुत कम होता है। ये डीएनए या आरएनए किसी भी एक फॉर्म में उपस्थित हो सकते हैं, जिसके इनमें जो इनका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, जिसके कारण वायरस में जनन, वंशानुगति तथा परिवर्तन की क्षमता होती है। म्यूटेशन जो होता है हमारा, इसके बारे में भी सुनने में आया है, पेपरों में पढ़ा है कि कोविड-19 है, यह अपना जो आरएनए स्ट्रैंड है उसको बदल लेता है। बदलने से इसके अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं। कहीं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, कहीं ये बहुत ही लाइट इफेक्टिव रहा है। तो ये म्यूटेशन के द्वारा अपने आनुवंशिक पदार्थ, या वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसको ये परिवर्तित कर लेते हैं। ये केवल जीवित प्राणी में ही जनन कर सकते हैं। इसी कारण वायरस को अपूर्ण कोशिका माना जाता है। इनमें कोशिका कला, उपापचय क्रिया, जैव संश्लेषण क्रिया आदि नहीं पाए जाते हैं। अर्थात इसका अपना खुद कोई ऑर्गेनिक सिस्टम नहीं है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम नहीं है वायरस का। ये जीवित प्राणी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ही अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के रूप में ढालकर या अपनाकर अपने आप की संतति को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और बहुत अधिक संख्या में वृद्धि कर, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस टाइप की कोई संरचना नहीं पाई जाती, अतः इनके सेल डिवीजन पर किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनेल्स का या आनुवंशिक पदार्थ का कंट्रोल होता नहीं है। तो इनमें जो जनन क्रिया होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, अनियंत्रित होती है। इस कारण ये अपना विखंडन के द्वारा, मेनली विखंडन में शरीर की जो इनका डीएनए पार्ट होता है, जैसे डीएनए आरएनए, उसको छोटे छोटे माइक्रो फॉर्म में ये तोड़कर वो माइक्रो फॉर्म में पूरा अपना फिर रेप्लिकेशन के द्वारा पूर्ण डीएनए बना लेती है, आरएनए बना लेती है, और वो जितने पार्टों में टूटेगी उतनी ही संख्या इसकी बन जाएगी। वायरस के लक्षण के बारे में अपन थोड़ा सा जानें। वायरस पूर्ण परजीवी, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। पूर्ण परजीवी, पूर्णतः परजीवी है। जब तक ये दूसरे जीव में नहीं जाएगा तब तक ये अपनी वृद्धि नहीं कर सकता या अपने आप को जीवित नहीं बनाए रख सकता। ये जंतुओं, पेड़ पौधों और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पोषक कोशिका के बाहर वायरस निष्क्रिय रहते हैं। पोषक कोशिका के अंदर पहुंचकर उसकी जैव संश्लेषण क्रियाओं से ये अपने प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करते हैं, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। थैंक यू।